स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। हाल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने X-57 विमान के जल्द ही उड़ान भरने की घोषणा की है। इस विमान में 14 प्रोपेलर्स, छोटी मोटर व कई बैटरियां लगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह विमान पूरी तरह से बिजली से संचालित प्रायोगिक हवाई जहाज है। ध्यान रहे, इस तकनीकी से हवाई उड़ान अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और शांत होती है। बताते चलें, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। लगभग 160 किलोमीटर गति के साथ 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। आपको स्मरण करा दें, अमेरिकी एजेंसी नासा ने X-57 प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक विमानों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, साथ ही इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बाजारों के प्रमाणन हेतु मानक तय करना है। इसमें स्थायी विमानन समाधान विकसित करना भी सम्मिलित है। हाल में RBI ने मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ध्यान रहे, अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, RBI ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए GDP ग्रोथ रेट का 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% रहने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि मई 2022 से अब तक 6 बार रेपो रेट बढ़ चुकी है। याद रहे, सेंट्रल बैंक के इस निर्णय से कॉमर्शियल बैंकों से मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI में भी वृद्धि होगी। इस रेपो रेट वृद्धि से भारत की मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता मिलेगी। आपको स्मरण करा दें, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसका कार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति दरों को व्यवस्थित करना है। इसका गठन RBI एक्ट 1934 की धारा 45 ZV के तहत होता है। हाल में भारत रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन PM मोदी ने किया है। इसमें इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलानी मुख्य अतिथि रहे हैं। बताते चलें, रायसीना डायलॉग 2023 का विषय उकसावे, अनिश्चितता और अशांति के बीच प्रकाश स्तंभ है। आपको स्मरण करा दें, रायसीना डायलॉग को विदेशी मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से सालाना आयोजित किया जाता है। दरअसल रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक, भू रणनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित होने वाला एक प्रमुख सम्मेलन है। इस वर्ष 100 से अधिक देशों के मंत्री, सैन्य कमांडर, सामरिक मामलों के विद्वान, प्रमुख थिंक टैंकों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। याद रहे, रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी। हाल में वाणिज्य मंत्रालय ने कोची में मसाला बॉन्ड की 36वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया है। बताते चलें, यह बाजारों का विविधीकरण और मसाला सेक्टर में ब्रांड भारत का सृजन भारत को मसालों के निर्यात में अधिक टिकाऊ और गतिशील बनाने में सहायता करेगा। आपको अवगत करा दें, मसाला बोर्ड ने खाद्य सुरक्षा और मसालों की गुणवत्ता पर संदेश और जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित मसालों पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान का भी आयोजन किया है। इस अभियान में 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इससे अतिरिक्त गुणवत्ता वाले मसालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। याद रहे, मसाला बोर्ड का गठन फरवरी 1987 को एक सांविधिक निकाय के रूप में हुआ। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मसाला बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों में स्थित आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। हाल में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिव्यांग बहुउद्देश्य परियोजना को मंजूरी दे दी है। बता दें, इस परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। याद रहे, यह प्रोजेक्ट चीन सीमा से लगा हुआ है और इसे NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना पूरी होने पर 2880 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। याद रहे, यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर बनाई जा रही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है और यह पानी के भंडारण पर आधारित है। जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो 278 मीटर लंबा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। दरअसल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 रेजिमेंट की डिलीवरी 2024 की शुरुआत तक होने की संभावना है। याद रहे, यह समझौता रूस के साथ $5.43 बिलियन का हुआ था। बताते चलें, यह एक ऐसा हथियार है जो भारत के लिए हवाई सुरक्षा कवच का काम करेगा। इससे पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाली मिसाइलों, ड्रोनों, विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराया जा सकता है। दरअसल एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 मिसाइल लगी होती है। एक रेजिमेंट किसी भी समय 32 मिसाइल दाग सकता है। स्मरण रहे, भारत को रूस द्वारा दिसंबर 2021 से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देना शुरू किया गया है। हाल में नागालैंड विधानसभा में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता है। बता दें, इनका नाम हेकानी जाखलू है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेकानी जाखलू ने विधानसभा क्षेत्र दीमापुर 3 से चुनाव जीता है। ध्यान रहे, हेकानी जाखलू ने लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक अजेतो झिमोमी को 1536 वोट से हरा दिया है। हेकानी जाखलू की पार्टी का नाम नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 85% मतदान हुआ। उल्लेखनीय है कि हेकानी जाखलू पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वर्ष 2019 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था।
हाल में टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन मुंबई में शुरू हो चुका है। टेक्नोटैक्स का अर्थ टेक्निकल टेक्सटाइल यानी तकनीकी वस्त्र है। इस वर्ष की थीम भारतीय तकनीकी वस्त्रों की परिकल्पना @2047 है। बताते चले यह 10वां संस्करण है जिसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों को प्रोत्साहित करना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार व निवेश की संभावनाओं को उजागर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका पहला संस्करण 2011 में आयोजित हुआ। वर्तमान में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार दुनिया में 5वां सबसे बड़ा बाजार है। हाल में 65वें ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है जिसका आयोजन लॉस एंजलिस में हुआ। ध्यान रहे यह संगीत के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। याद रहे भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है। यह अवार्ड उन्हें एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए मिला है। बताते चले यह एकमात्र भारतीय है जिन्हें 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रैमी पुरस्कारों की शुरुआत 1959 में हुई। यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अमेरिका की पॉप स्टार बियोंसे ने अब तक 32 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जो कि एक वैश्विक रिकॉर्ड है। इसके बाद जॉर्ज सेल्टी ने 31 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोटो वैज्ञानिक संवाद 2023 का आयोजन किया है। बताते चले नोटो का अर्थ राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है। इसका उद्देश्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण क्षेत्र में उपायों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में विचार विमर्श के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना है। गौरतलब हो, वर्ष 2022 में प्रत्यारोपण की संख्या में 27% की वृद्धि दर्ज हुई। इस दौरान 3 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों, कार्यक्रम संबंधी पुनर्गठन, संचार रणनीति और पेशेवरों का कौशल शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यह नई दिल्ली में है। याद रहे, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 के तहत मानव अंगदान के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान किए गए हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट के बढ़ते बाजार को देखते हुए भारत भी अपनी इंडिया एआई पहल का विस्तार कर रहा है। इसके लिए एक व्यापक एआई कार्यक्रम के तहत सरकार भारतीय तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करेगी। बताते चले, इसके विस्तृत रूप में नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, एक भारतीय डेटाबेस और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी शामिल है। अगर इंडिया एआई पहल की बात करें तो यह राष्ट्रीय एआई पोर्टल है जो 30 मई 2020 को लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को एआई भविष्य के लिए तैयार करना है। यह देश और दुनिया में एआई से संबंधित समाचार, लेख, कार्यक्रम व गतिविधियों आदि के लिए एक केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है। हाल में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने BV.R. सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त कर दिया है। ध्यान रहे, इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। बताते चले, BV.R. सुब्रह्मण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। यह 2018 में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे और 2004 से 2008 तक PM मनमोहन सिंह के निजी सचिव भी रह चुके हैं। इन्होंने कुछ समय तक विश्व बैंक के साथ कार्य किया तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य सचिव भी रह चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष PM मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। हाल में आईडेक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नवडेक्स यानी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हो गया है। इस 30वें संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। ध्यान रहे, भारत की तरफ से नौसेना का पोत INS सुमेधा भाग ले रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह प्रदर्शनी भारत के स्वदेशी पोत निर्माण का प्रदर्शन तथा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करेगी। दरअसल भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2018 में द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार शुरू किया गया था। ध्यान रहे, आईडेक्स और नवडेक्स की शुरुआत 1993 से हुई। यह द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है जिसका उद्देश्य वैश्विक रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों व नवाचारों के प्रदर्शन हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक कर दिया है। ध्यान रहे, यह कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त होना था। बताते चले, 22वें विधि आयोग का गठन 2020 में 3 वर्ष के लिए किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधि आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके साथ ही अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कानूनी मामलों और विधायी विभाग सचिव पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। ध्यान रहे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। आपको स्मरण करा दें, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में। यह गैर सांवैधिक निकाय है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग वर्चुअल रूप से तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बताते चलें, इस सम्मेलन की थीम समावेशी चुनाव और चुनावों की सत्यनिष्ठा है। याद रहे, इसमें अनेक देशों के साथ साथ इंटरनेशनल IDEA और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल थी जिसका आयोजन दिसंबर 2021 में हुआ था। आपको स्मरण करा दें, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी
1950 को हुई थी। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। यह केंद्र और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। ध्यान रहे, इसका नगरपालिका और पंचायत चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।